नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई और क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं। यदि आप सीपीसीटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम से कंप्यूटर से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसकी हमें डेसिमल वैल्यू बतानी है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम से हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसकी हमें डेसिमल वैल्यू बतानी है, क्या होगी। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से है। अब सीपीसीटी के पेपर में और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम के भी पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है जो कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। यहां पर आपको समझना होगा कि कंप्यूटर में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2। हमने इसको बेस से पहचाना कि यह बाइनरी नंबर है, इसका बेस कितना है 2। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10, जो कि हमें यहां पर कन्वर्ट करना है। बाइनरी में हमें दिया गया है, डेसिमल में बदलना है। और लास्ट होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। तो कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। बाइनरी जिसका बेस होता है 2, ऑक्टल जिसका बेस होता है 8, डेसिमल जिसका बेस होता है 10 और चौथा होता है हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है 16। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया है, हमें इसको डेसिमल में बदलना है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है और इसको सॉल्व करने की अलग अलग मेथड हैं, कई प्रकार की मेथड हैं, लेकिन यहां पर हम आपको एक सबसे छोटी और सबसे आसान मेथड बताने वाले हैं। आपको कोई भी बाइनरी नंबर यदि डेसिमल में बदलना हो, कोई भी बाइनरी नंबर यदि डेसिमल में बदलना हो तो आपको एक सीरीज याद रखनी है जो कि है 1 2 4। इस सीरीज को क्वेश्चन में जितने अंक दिए गए हैं आपको आगे बढ़ा लेना है। सीरीज कहां से स्टार्ट होगी हमारी 1 से। 1 को डबल करेंगे तो 2, 2 को डबल करेंगे तो 4, 4 को डबल करेंगे तो 8, 8 को डबल करेंगे तो 16। ऐसे यह सीरीज बढ़ती जाएगी। कहां तक बढ़ती जाएगी? जितने अंक आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। हमारे क्वेश्चन में 5 अंक हैं तो हम सीरीज को 1 से चालू करेंगे और 5 अंकों तक बढ़ाएंगे। यदि 6 अंक हो जाएंगे तो 6 तक ले जाएंगे। इसको सॉल्व कैसे करना है? हम अपने क्वेश्चन के एक एक डिजिट को अलग अलग लिखेंगे। 1 0 1 0 1। हमारे क्वेश्चन में 5 ही डिजिट हैं, 5 अंक हैं। अब हमें इस नंबर पर अपनी सीरीज अप्लाई करनी है। हमारी सीरीज कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। 1 के बाद डबल करेंगे तो 2, 2 को डबल करेंगे तो 4, 4 को डबल करेंगे तो 8, 8 को डबल करेंगे तो 16। और भी अंक होते तो 32 कर देते, 64 कर देते, 128 कर देते। हमें सीरीज को बढ़ाते जाना है। जितने अंक आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं उतने अंकों तक आपको यह सीरीज बढ़ा देना है। अब आपको क्वेश्चन में जहां जहां पर 1 दिया गया है उसके नीचे वाले नंबर को ऐड कर देना है और जहां पर 0 दिया गया है उनको ऐड नहीं करना है। मतलब पहला 1 हमें क्वेश्चन में कहां दिया गया? 16 के साथ। 16 को ऐड करेंगे। दूसरा 1 कहां मिला? 4 पर। 16 और 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 20। और तीसरा 1 कहां मिला हमें? 1 के ऊपर। तो यहां पे हमारा जो टोटल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 21। 16 प्लस 4 प्लस 1 21 हो जाएगा। 16 के साथ 1 है, 4 के साथ 1 है 20 और 1 के साथ 1 है 21। हमारा आंसर हो जाएगा 21 21। 21 हमारा आंसर होगा। यहां पर जो बाइनरी नंबर हमें दिया गया था उसको डेसिमल में बदलने पर आंसर कितना प्राप्त होगा हमें? 21। यह हमारा आंसर है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करना कितना आसान है। आपको केवल
इस सीरीज को बढ़ाते जाना है जहां तक आपको अंक दिए गए हैं। यदि कम अंक होंगे तो आपको सीरीज कम अंकों तक यूज करनी है, अंक ज्यादा है तो सीरीज को बढ़ा देना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना आसान होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2-1। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू की स्पीड को किसमें मापा जा सकता है? सीपीयू की स्पीड को किसमें मापा जा सकता है? सीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, जिसे हम प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी कैलकुलेशन होते हैं, जो भी लॉजिक चेक होते हैं, वह सभी सीपीयू के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन भी कहा जाता है। हमसे पूछा गया है सीपीयू की स्पीड को किस में नापा जाता है? बीपीएस में, गीगाहर्ट्ज में, सीपीएस में या पीपीएम में? तो जो सीपीयू होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसकी स्पीड को गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है, गीगाहर्ट्ज में। यहां पर यदि आपको ऑप्शन में गीगाहर्ट्ज ऑप्शन नहीं दिया जाता है तो मेगाहर्ट्ज भी हो सकता है, मेगाहर्ट्ज। सीपीयू की स्पीड को मेगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू मतलब प्रोसेसर की स्पीड को मेगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में उपयोग करने के लिए ब्लैंक की को प्रेस करना होता है। कीबोर्ड में नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में उपयोग करने के लिए ब्लैंक की को प्रेस करना होता है। यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड में कई प्रकार की की होती हैं। जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें राइट साइड पर नंबर पैड होता है। नंबर पैड मतलब जहां पर नंबर वाली की होती हैं, जो कि 0 से लेकर 9 तक होती हैं। यहां पर प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड इस प्रकार की भी होती हैं। कीबोर्ड में राइट साइड पर जो नंबर वाली की होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नंबर पैड। यदि हमें नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में यूज करना है, डायरेक्शनल एरो मतलब लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। वैसे कीबोर्ड में एरो की अलग से होती हैं, लेकिन जो हमारे कीबोर्ड में नंबर वाली की हैं, यदि हमें उनको एरो की के रूप में यूज करना है, डायरेक्शनल एरो के रूप में यूज करना है, तो हमें कौन सी की को प्रेस करना होता है? कीबोर्ड में जो नंबर पैड होता है, नंबर वाली कीज होती हैं, यदि आप उनको डायरेक्शनल एरो के रूप में यूज करना चाहते हो तो आपको नम लॉक की को प्रेस करना होता है। नम लॉक, नम लॉक मतलब नंबर लॉक। यदि आप नम लॉक को प्रेस कर देंगे तो नंबर लॉक हो जाएंगे, मतलब नंबर टाइप नहीं होंगे और नंबर को आप एरो के रूप में यूज कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नम लॉक। नम लॉक को प्रेस करने पर जो नंबर पैड होता है उसको डायरेक्शनल एरो के रूप में यूज किया जा सकता है। देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू रे एक ब्लैंक का एग्जाम्पल है। ब्लू रे एक ब्लैंक का एग्जाम्पल है। हमें एक नाम दिया गया है ब्लू रे और हमसे पूछा गया है यह किसका एग्जाम्पल है? सॉफ्टवेयर का, ब्राउजर का, स्टोरेज डिवाइस का या स्प्रेडशीट का? जो ब्लू रे है यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ब्लू रे एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है। ब्लू रे एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टोरेज डिवाइस। ब्लू रे एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। एक होती है सीडी जिसमें 700 MB तक का डेटा स्टोर होता है। सीडी से ज्यादा डेटा स्टोर करना तो डीवीडी 4.7 GB तक डेटा स्टोर होता है, और डीवीडी से ज्यादा डेटा स्टोर करना तो हम ब्लू रे का यूज कर सकते हैं। ब्लू रे एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टोरेज डिवाइस। ब्लू रे एक स्टोरेज डिवाइस होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लॉजिक गेट का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक लॉजिक गेट का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक लॉजिक गेट का प्रकार नहीं है?
यह क्वेश्चन कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट से या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट से पूछा गया है। लॉजिक गेट एक सर्किट होता है जो कि डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। लॉजिक गेट के द्वारा सर्किट डिजाइन किए जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में जो चिप होती हैं उनके सर्किट को डिजाइन करने के लिए लॉजिक गेट का यूज किया जाता है, और जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है लॉजिक गेट को, क्योंकि जो भी डिजिटल कंप्यूटर हैं वह लॉजिक गेट के आधार पर ही वर्क करते हैं। कई प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्स और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, कई प्रकार के गेट होते हैं। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक लॉजिक गेट नहीं है। नेट एक लॉजिक गेट नहीं है। यहां पर नेट नाम का गेट नहीं होता है, और गेट होता है, एंड गेट होता है, नॉट गेट होता है, एक्स और गेट होता है, नॉर गेट होता है, नैंड गेट होता है, एक्स नॉर गेट होता है, लेकिन नेट नाम का कोई गेट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेट लॉजिक गेट का प्रकार नहीं है, जबकि और, एंड और नॉट लॉजिक गेट के प्रकार होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक डोमेन कोड नहीं है। निम्न में से कौन एक डोमेन कोड नहीं है। यह क्वेश्चन डोमेन से संबंधित है। निम्न में से कौन एक डोमेन कोड नहीं है। डोमेन कोड क्या होता है? जब भी आप कोई URL लिखते हैं, यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी वेबसाइट का या किसी वेब पेज का जो एड्रेस होता है, URL होता है, आपने देखा होगा उसके लास्ट में डोमेन कोड ऐड होते हैं। .net, .com, .in, यह सभी कहलाते हैं डोमेन कोड। तो हमसे पूछा गया है दिए गए ऑप्शन में से कौन एक डोमेन कोड नहीं है। कई प्रकार के डोमेन कोड होते हैं जो कि किसी वेबसाइट के URL में, किसी वेब पेज के URL में लास्ट में ऐड होते हैं। डोमेन कोड कई प्रकार के होते हैं जो कि उस वेबसाइट के पर्पस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक डोमेन कोड होता है .org, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन को। .com कॉमर्शियल वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है, कॉमर्शियल। .in इंडिया की वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन .img कोई डोमेन कोड नहीं होता है। .img नाम का डोमेन कोड नहीं होता है। .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .com कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए, .in इंडिया की वेबसाइट के लिए, .img नाम का डोमेन कोड नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए थे इसमें .img डोमेन कोड नहीं होता है। देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क के डिजाइन को नेटवर्क ब्लैंक भी कहा जाता है। नेटवर्क के डिजाइन को नेटवर्क ब्लैंक भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। किसी नेटवर्क के डिजाइन को नेटवर्क ब्लैंक भी कहा जाता है। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर्स और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। एक नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर्स और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। जब कोई नेटवर्क बनाया जाता है तो उसका एक प्रॉपर डिजाइन होता है, और डिजाइन को आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। आर्किटेक्चर मतलब एक नेटवर्क का जो डिजाइन होता है उसे हम नेटवर्क का आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क के डिजाइन को नेटवर्क आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिंटर में DPI जितना अधिक होता है इमेज उतनी ही ब्लैंक होती है। एक प्रिंटर में DPI जितना अधिक होता है इमेज उतनी ही ब्लैंक होती है। यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है, और यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक प्रिंटर में DPI जितना अधिक होता है इमेज उतनी ही ब्लैंक होती है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है। प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रिंटर की क्वालिटी को किस यूनिट में नापा जाता है? प्रिंटर की क्वालिटी को DPI में नापा जाता है। DPI में, DPI का फुल फॉर्म होता है
डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है और प्रिंटर की क्वालिटी को डीपीआई में नापा जाता है। डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्रिंटर में डीपीआई जितना अधिक होता है इमेज उतनी ही ब्लैंक होती है। डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच। जितने अधिक डीपीआई होंगे, जितने अधिक डॉट्स होंगे, इमेज उतनी ही शार्प हो जाती है। शार्प मतलब क्लियर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शार्पर। डीपीआई जितने अधिक होंगे मतलब 1 इंच में जितने अधिक डॉट बनेंगे उतनी अच्छी इमेज की क्वालिटी होगी, और डीपीआई कम हो जाएगा तो इमेज की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। डीपीआई जितना अधिक होगा इमेज उतनी शार्प हो जाती है, क्लियर हो जाती है, और डीपीआई कम होने पर इमेज की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है। ब्लैंक नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है। यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। आज की वीडियो में ही हमने कंप्यूटर नेटवर्क का एक क्वेश्चन देखा था। सेकंड क्वेश्चन है, ब्लैंक नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है। हमें कुछ नाम दिए गए हैं जिनमें हमें बताना है निम्न में से कौन एक नेटवर्क का प्रकार नहीं है। लैन। लैन तो नेटवर्क का प्रकार होता है जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो कि किसी बिल्डिंग के अंदर नेटवर्किंग करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है पैन। पैन भी एक नेटवर्क है जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कि सबसे छोटी साइज का नेटवर्क होता है, सबसे स्मॉल साइज का नेटवर्क। जो हम ब्लूटूथ यूज करते हैं वह पैन नेटवर्क का एग्जाम्पल होता है। पैन सबसे स्मॉल साइज का नेटवर्क है जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और सैन भी एक कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप है। सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क। लेकिन जैन नाम का कोई कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता है। तो हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, हमसे पूछा गया था निम्न में से कौन एक कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है। लैन तो है, पैन भी है, सैन भी है, लेकिन जैन नाम का कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन। ZAN कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड फॉन्ट साइज लिस्ट में मैक्सिमम और मिनिमम फॉन्ट साइज होती है। MS वर्ड फॉन्ट साइज लिस्ट में मैक्सिमम और मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होती है हमें बताना है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। MS वर्ड फॉन्ट साइज लिस्ट में मैक्सिमम और मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होती है यह हमें बताना है। यहां पर आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, MS वर्ड में फॉन्ट साइज लिस्ट में मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होती है। वह होती है 8 और 72। फॉन्ट साइज की जो लिस्ट होती है उसमें मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है 8, मैक्सिमम कितनी होती है 72। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है MS वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज क्या हो सकती है, तो मिनिमम फॉन्ट साइज हो सकती है 1 और मैक्सिमम हो सकती है 1638 तक। MS वर्ड में जो मिनिमम फॉन्ट साइज है वह 1 तक हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है 1638 तक, लेकिन यह शॉर्टकट की के द्वारा की जाती है। जबकि फॉन्ट साइज का जो लिस्ट होता है, ड्रॉप एंड डाउन होता है, उसमें मिनिमम होती है 8, मैक्सिमम होती है 72। MS वर्ड में जो मिनिमम फॉन्ट साइज है वह हम 1 कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं 1638 तक, लेकिन यह शॉर्टकट की के माध्यम से होती है। जबकि MS वर्ड में जो फॉन्ट साइज की लिस्ट होती है, ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट होती है, उसमें मिनिमम होती है 8, मैक्सिमम होती है 72। और MS वर्ड में जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है, डिफॉल्ट, वह होती है 11। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है 11। यदि आपको शॉर्टकट की से फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज को घटाया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज बढ़ती है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज घटती है। और इन दोनों शॉर्टकट की से एक साथ मल्टीपल पॉइंट में फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है, एक साथ मल्टीपल पॉइंट में फॉन्ट साइज को घटाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MS वर्ड में फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है, सिंगल पॉइंट से। उसके लिए
कंट्रोल के साथ हमें बिग ब्रैकेट प्रेस करना होता है, क्लोज वाला बिग ब्रैकेट। इससे सिंगल पॉइंट फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है, और यदि हम कंट्रोल के साथ ओपन वाला बिग ब्रैकेट प्रेस करते हैं तो फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से घटाया जाता है। यहां पर हमने एक साथ 5-6 क्वेश्चन तैयार करे। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज लिस्ट में मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8, मैक्सिमम होती है 72, लेकिन यह फॉन्ट साइज की लिस्ट की है, जबकि हम एमएस वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज कर सकते हैं 1, मैक्सिमम कर सकते हैं 1638। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है 11। फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। फॉन्ट साइज को घटाने की शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। लेकिन इन शॉर्टकट की से फॉन्ट साइज को एक साथ मल्टीपल पॉइंट से बढ़ाया जाता है, मल्टीपल पॉइंट से घटाया जाता है। यदि आपको सिंगल पॉइंट फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट क्लोज वाला, और सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को घटाना है तो कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट ओपन वाला। यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इन सभी क्वेश्चन को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था एमएस वर्ड के अंदर जो फॉन्ट साइज की लिस्ट होती है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होती है। यह होती है फॉन्ट साइज की लिस्ट या फॉन्ट साइज का ड्रॉप एंड डाउन। इसमें मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। मिनिमम कितनी होती है 8, मैक्सिमम कितनी होती है 72। और जब आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो ऑटोमेटिक फॉन्ट साइज कितनी दी जाती है 11। मतलब डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है 11। यदि आप फॉन्ट साइज को शॉर्टकट की से बढ़ाना चाहते हो तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और इस शॉर्टकट की से हम फॉन्ट साइज को 1638 तक बढ़ा सकते हैं, 1638 तक। एमएस वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की है, और इससे हम फॉन्ट साइज को 1638 तक बढ़ा सकते हैं। और यदि फॉन्ट साइज को घटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, और फॉन्ट साइज को हम शॉर्टकट की से मिनिमम 1 तक कर सकते हैं, मिनिमम 1 तक। जबकि लिस्ट में कितनी होती है मिनिमम 8, शॉर्टकट की से हो जाती है 1 तक। और यदि आप फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं, सिंगल पॉइंट, तो कंट्रोल के साथ क्लोज वाला बिग ब्रैकेट, सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज बढ़ेगी, और सिंगल पॉइंट से यदि फॉन्ट साइज को घटाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ ओपन वाला बिग ब्रैकेट। इस प्रकार से आप फॉन्ट साइज से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एक साथ 5-6 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की है। एमएस एक्सेल में पूरे कॉलम को, एक पूरे कॉलम को यदि हमें हाईलाइट करना है तो क्या शॉर्टकट की है। यहां पर हाईलाइट करने का मतलब है पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना। हाईलाइट करने का मतलब क्या है पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि एमएस एक्सेल में एक कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करने की क्या शॉर्टकट की है। हाईलाइट करने का मतलब क्या है सिलेक्ट करना। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक्सेल में यदि आप एक कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं, मतलब कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस से एक्सेल में पूरा एक कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। जबकि यदि आपको एक कंप्लीट रो सिलेक्ट करनी है, कंप्लीट रो हाईलाइट करनी है, तो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस से कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट होता है, जबकि शिफ्ट प्लस स्पेस से कंप्लीट रो सिलेक्ट हो जाती है। यहां पर हमने 2 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हम इन दोनों शॉर्टकट की को एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। यह एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। अभी हमारा कर्सर डी कॉलम पर है, डी कॉलम पर। यदि हमें पूरा कॉलम एक साथ सिलेक्ट करना है या हाईलाइट करना है तो हम कंट्रोल के साथ स्पेस को प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस स्पेस से कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हमारा कर्सर अभी 7th नंबर की रो पर है, हमें कंप्लीट रो को हाईलाइट करना है या कंप्लीट रो को सिलेक्ट करना है, तो हम शिफ्ट प्लस स्पेस को प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस से रो सिलेक्ट होती है, कंट्रोल प्लस स्पेस से कॉलम सिलेक्ट होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए क्या शॉर्टकट की है। एमएस वर्ड में 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए क्या शॉर्टकट की है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। यहां पर भी आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, एमएस वर्ड में 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए क्या शॉर्टकट की है। लाइन स्पेसिंग क्या होती है, जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं, तो दो लाइनों के बीच में यह जो वर्टिकल गैप होता है, स्पेस होता है, इसे ही कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। एमएस वर्ड में टाइपिंग करते समय दो लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं, लाइन स्पेस। लाइन स्पेसिंग से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि दो लाइनों के बीच के गैप को क्या कहा जाता है, वह कहा जाता है लाइन स्पेस। और बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है एमएस वर्ड में, 1.15। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, 1.15। यदि आपको वन लाइन स्पेसिंग चेंज करनी है, वन लाइन स्पेसिंग, तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। Ctrl+1 से आप वन लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हो। यदि आपको 2 लाइन स्पेस सेट करना है, डबल लाइन स्पेस, तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+2। और यदि आपको 1.5 लाइन का स्पेस सेट करना है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+5। Ctrl+1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट होती है, Ctrl+2 से डबल लाइन स्पेसिंग सेट होती है, Ctrl+5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट होती है। डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, 1.15। दो लाइनों के बीच के गैप को क्या कहा जाता है, लाइन स्पेसिंग। हमसे पूछा गया था 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करने की क्या शॉर्टकट की है, वह होती है Ctrl+5। Ctrl+5, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम इन सभी शॉर्टकट की को एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। आप देख सकते हैं दो लाइनों के बीच में कुछ गैप होता है, स्पेस होता है, इसे ही कहा जाता है लाइन स्पेस। हम जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं उसकी लाइन स्पेसिंग को हम चेंज कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पैराग्राफ सेक्शन में होता है। पैराग्राफ में यहां पर होता है लाइन स्पेस। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15। आप इसको 1 लाइन कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 2.5, 3, और अपनी आवश्यकता अनुसार इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन डिफॉल्ट कितना होता है, 1.15। इसे यदि हमें 1 लाइन में कन्वर्ट करना है, सिंगल लाइन में, तो Ctrl+1 शॉर्टकट की है। यदि हमें डबल लाइन स्पेस सेट करना है तो Ctrl+2 शॉर्टकट की है। और यदि हमें 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करनी है तो Ctrl+5 शॉर्टकट की होती है। यहां पर हमने 3-4 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। स्प्रेडशीट में डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल की सीट, गूगल सीट। स्प्रेडशीट वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो डेटा को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करने की, जमाने की सुविधा देते हैं। यदि हमारे पास कोई डेटा है और हमें उस डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करना है तो उसके लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। जैसे कि एमएस एक्सेल, गूगल सीट, यह सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं। और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में डेटा को रोस एंड कॉलम्स में अरेंज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। यह डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्प्रेडशीट में डेटा को रोस एंड कॉलम्स में अरेंज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो हार्ड डिस्क तो एक स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है।
SSDB एक स्टोरेज डिवाइस है। SSDB एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव। CDB एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। लेकिन प्लोटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, प्लोटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। जो बड़ी साइज के ग्राफिक्स होते हैं उनको हाई क्वालिटी के साथ प्रिंट करने के लिए प्लोटर का यूज किया जाता है। तो प्लोटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, प्लोटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लोटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना निम्न कहलाता है। डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना निम्न कहलाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। कंप्यूटर नेटवर्क में हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं, मतलब डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर भेजते हैं। वह क्या कहलाता है? डेटा प्रोसेसिंग, डेटा ट्रांसमिशन, डेटा एंट्री या डेटा सॉर्टिंग। जब डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाता है तो उसे कहते हैं डेटा का ट्रांसमिशन या डेटा का कम्युनिकेशन। डेटा का ट्रांसमिशन या डेटा का कम्युनिकेशन, जिसके द्वारा डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाता है, मतलब डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, जो कि जनरली नेटवर्क के माध्यम से पॉसिबल होता है। तो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ट्रांसफर करना डेटा ट्रांसमिशन या डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में कंट्रोल C के बाद कंट्रोल V दबाने से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य होगा? MS वर्ड में कंट्रोल C के बाद कंट्रोल V दबाने से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य होगा? बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। हमें दो शॉर्टकट की दी गई हैं। यदि हम MS वर्ड में पहले कंट्रोल C प्रेस करते हैं और उसके बाद कंट्रोल V प्रेस करते हैं तो कौन सा कार्य होगा? कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड फॉर्मेट, कॉपी एंड डिलीट। तो यहां पर जो कंट्रोल C शॉर्टकट की है वह होती है कॉपी की, मतलब कंट्रोल C को प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉपी। और उसके बाद क्या प्रेस करना है? कंट्रोल प्लस V, वह होती है पेस्ट की शॉर्टकट की। कंट्रोल C से आप करेंगे कॉपी और कंट्रोल V से आप कर देंगे पेस्ट। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यदि हम पहले कंट्रोल C को प्रेस करें उसके बाद कंट्रोल V को प्रेस करें तो पहले कॉपी होगा और वह फिर पेस्ट हो जाएगा। जबकि कट की शॉर्टकट की क्या होती है? कट की कंट्रोल प्लस X, कंट्रोल प्लस X, लेकिन कंट्रोल C तो कॉपी की शॉर्टकट की होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि हम कंट्रोल C के बाद कंट्रोल V को प्रेस करें तो कॉपी और पेस्ट होगा, क्योंकि कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस C और पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस V। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़ने वाले क्लाइंट्स को IP एड्रेस असाइन करता है? कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़ने वाले क्लाइंट्स को IP एड्रेस असाइन करता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में जब भी कोई क्लाइंट ऐड होता है तो उसको IP एड्रेस कौन सा प्रोटोकॉल असाइन करता है? कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट मतलब किसी यूजर का कंप्यूटर जो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है। इंटरनेट हो गया सर्वर और आप हम सभी यूजर क्या कहलाएंगे यहां पर? क्लाइंट। तो क्लाइंट का जो भी डिवाइस होती है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उसको एक IP एड्रेस असाइन किया जाता है। IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस के द्वारा ही किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। नेटवर्क में किसी कंप्यूटर को पहचानने के लिए IP एड्रेस का यूज किया जाता है। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस के द्वारा ही किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है और जब भी कोई कंप्यूटर, कोई क्लाइंट इंटरनेट से जुड़ता है, नेटवर्क से ऐड होता है, तो उसे IP एड्रेस असाइन करता है DHCP प्रोटोकॉल। DHCP प्रोटोकॉल, DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट
कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यह एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट से जुड़ने वाले प्रत्येक क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन करता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और किसी कंप्यूटर को इंटरनेट में या नेटवर्क में आईपी एड्रेस के द्वारा ही पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस असाइन करता है DHCP प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक ब्राउजर मेन्यू में उपलब्ध होता है? निम्नलिखित में से क्या एक ब्राउजर मेन्यू में उपलब्ध होता है? हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या एक ब्राउजर मेन्यू में उपलब्ध होता है। वेब ब्राउजर से संबंधित क्वेश्चन है। वेब ब्राउजर से, वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी वेबसाइट को, किसी वेब पेज को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। यदि हमें किसी वेबसाइट को, किसी वेब पेज को ओपन करना है तो वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है, जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या एक ब्राउजर मेन्यू में उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए है मेल मर्ज, ऑप्शन नंबर बी है स्मार्ट आर्ट, ऑप्शन नंबर सी है वर्कशीट, ऑप्शन नंबर डी है हिस्ट्री। तो मेल मर्ज तो एमएस वर्ड का ऑप्शन है, स्मार्ट आर्ट भी एमएस वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर यूज करते हैं, वर्कशीट एक्सेल में होती है। आंसर होगा हिस्ट्री। आप किसी भी वेब ब्राउजर के मेन्यू से हिस्ट्री लिस्ट को ओपन कर सकते हैं, हिस्ट्री को, और हिस्ट्री लिस्ट में यह इंफॉर्मेशन होती है कि आपने कौन कौन से वेब पेज और कौन कौन सी वेबसाइट को ओपन किया है। तो ब्राउजर के मेन्यू के अंदर हिस्ट्री होती है जिससे हम यह चेक कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से वेब पेज और कौन कौन सी वेबसाइट को ओपन किया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वेब ब्राउजर के मेन्यू में हिस्ट्री होती है जिससे हम यह चेक कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से वेबसाइट और वेब पेज को ओपन किया है। इसको हम वेब ब्राउजर पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। यह हमारा गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। यदि हम ब्राउजर के मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमें यहां पर हिस्ट्री लिस्ट शो की जाती है कि हमने अभी तक कौन कौन से वेब पेज और वेबसाइट को ओपन किया है हिस्ट्री लिस्ट के द्वारा। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। यदि आप Ctrl+H को प्रेस करेंगे तो आपके कंप्यूटर की हिस्ट्री लिस्ट ओपन हो जाती है। आपके कंप्यूटर पर हिस्ट्री लिस्ट को ओपन करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एक सेल में लॉन्ग टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में तोड़ने के लिए यूजर ब्लैंक का उपयोग करता है। क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में एक सेल में एक लॉन्ग टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में तोड़ने के लिए यूजर ब्लैंक का उपयोग करता है। इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि एक्सेल के सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। वह ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता है? जब आप MS एक्सेल के किसी सेल में टेक्स्ट टाइप करते हैं और टेक्स्ट यदि बड़ा हो जाता है तो वह सेल से बाहर चला जाता है। यदि हम एक सेल में टेक्स्ट टाइप करते हैं और टेक्स्ट बड़ा हो जाता है तो वह सेल से बाहर चला जाता है, क्योंकि सेल में सिंगल लाइन का टेक्स्ट ही टाइप होता है। यदि हमें एक सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करना है तो हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। रैप टेक्स्ट का, रैप टेक्स्ट क्या करता है? एक सेल के अंदर मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। MS एक्सेल में एक सेल में लॉन्ग टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में तोड़ने के लिए यूजर रैप टेक्स्ट का उपयोग करता है। रैप टेक्स्ट क्या करता है? एक सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करने की सुविधा देता है और रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है Alt+Enter। Alt+Enter से हम रैप टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। जब हम एक्सेल के किसी सेल में एक बड़ा टेक्स्ट टाइप करते हैं तो हमारा टेक्स्ट सेल की विड्थ से बाहर चला जाता है। आप देख सकते हैं हमने लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट। हमारा टेक्स्ट बड़ा है, सेल की विड्थ चौड़ाई कम है। ऐसी कंडीशन में हमारा टेक्स्ट जो होता है वह कॉलम से या सेल से बाहर चला जाता है। इसको मल्टीपल लाइन में ब्रेक करने के लिए रैप टेक्स्ट ऑप्शन यूज किया जाता है। रैप टेक्स्ट,
जो कि हमारे एक लॉन्ग टेक्स्ट को मल्टीपल लाइन में ब्रेक करता है और सिंगल सेल में फिट कर देता है। इसको हम शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एंटर। ऑल्ट प्लस एंटर रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है, जो कि सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करने के लिए यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, प्रिंट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? प्रिंट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई फाइल बनाई है और यदि आप उसका हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन की आवश्यकता होती है। प्रिंट क्या करता है? किसी डॉक्यूमेंट का, किसी फाइल का हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। हमसे पूछा गया है प्रिंट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। यदि हमें किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट निकालने से पहले डॉक्यूमेंट को चेक करना होता है कि हमारा प्रिंट आउट कैसा दिखेगा, हमारा प्रिंट आउट कैसा निकलेगा, हमारा टेक्स्ट सही प्रिंट हो रहा है या नहीं, पेज के मार्जिन सही है या नहीं, पेज की बॉर्डर सही है या नहीं। यह चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू देखना होता है। प्रिंट प्रीव्यू क्या करता है? डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालने से पहले डॉक्यूमेंट को चेक करने की सुविधा देता है। प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है, जो कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले चेक करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंट प्रीव्यू। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।